some of the most important event which took place during the governorship of Warren Hastings. Okay, so Warren Hastings we are going to know, and in this class you will find facts, so many facts which you will not find in any book at one place. So it is going to be very, very important class for you. Okay? Warren Hastings actually came to company as a writer at the age of 18 years. 18 years की एज में ये कंपनी ने एक राइटर बन के आया. ओके, एंड ही वाज सून अपॉइंटेड रेजिडेंट एट कासिम बाजार. ओके, रेजिडेंट अपॉइंट हुआ कासिम बाजार में. कासिम बाजार में ये रेजिडेंट अपॉइंट हुआ और वहां से इसने बहुत अच्छा काम किया. ओके, इसके काम से खुश होकर एबल, ओके, लेकिन काम से खुश होने से पहले ही सिराजुद्दौला 1756 सिराजुद्दौला अटैक कासिम बाजार. तो जब कासिम बाजार पे सिराजुद्दौला ने हमला किया तो ही वाज कैप्चर्ड, लेकिन वहां से ये निकल गया और निकल के क्लाइव के साथ बैटल ऑफ प्लासी में ही वर्क विथ हिम. ओके, फिर इसको बनाया गया कलकत्ता काउंसिल का मेंबर, एंड देयर कासिम बाजार में भी काफी एबली काम किया था इसने और कलकत्ता काउंसिल में भी इसके बहुत अच्छे काम थे. फिर इन 1761 1761 में ही बिकेम द मेंबर ऑफ कलकत्ता काउंसिल. ओके, 1761 में ही वेंट होम इन उसके 3 साल बाद 1764 में ही वेंट होम, वापस चला गया. आफ्टर 5 years आफ्टर दैट in 1769 he returned to India, okay, as a member of the Council of Madras. Council of Madras के रूप में, के मेंबर के रूप में he returned to India. Okay, and in 1772 he was selected to replace Cartier as the governor of Bengal. So in 1772, so Cartier was the third governor. क्लाइव के बाद कौन बना था? वंशी टाट, और वंशी टाट के बाद कार्टियर बना था. ओके, जब ये बना गवर्नर बंगाल का तो द कंडीशन ऑफ बंगाल वाज वेरी बैड. बंगाल का कंडीशन बहुत खराब था. ओके, इसके जो कलेक्टर थे दे हैड ऑलरेडी मोनोपोलाइज्ड द इंटरनल ट्रेड और रेवेन्यू भी कंपनी का लगातार खराब हो रहा था. जहां तक फॉरेन रिलेशन की बात थी तो मराठा हैड बिकम अगेन पावरफुल आफ्टर देयर डिफीट इन पानीपत. दे हैड रिवाइव्ड अंडर पेशवा माधवराव एंड particularly Mahadji Sindhia and Daulat Rao Holkar. These two had become quite powerful. Okay, and not only that, they had taken even the Mughal Emperor Shah Alam II under their protection. तो ये सारी प्रॉब्लम तो थी ही कंपनी के सामने. आफ्टर दैट ही स्टार्टेड हिज रिफॉर्म. उसके रिफॉर्म को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं. 1772 से 1774 तक जब वो रिफॉर्म के लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहा था, एंड 1774 से उसका 1785 तक जब तक वो गवर्नर रहा. ही वॉज गवर्नर फ्रॉम 1772 to 85. तो 1772 से 74 और 74 से 85. दिस इज द पीरियड ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट. ओके, अब उसने जो सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया उसने जो डेप्यूटी दीवान था मोहम्मद रेजा खान और राजा सिताब रॉय, जो क्लाइव के समय से ये दोनों बने थे आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर,
और उसीलिए क्लाइव ने जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया था आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, दैट इज कॉल्ड डुअल गवर्नमेंट, क्योंकि सिदाब राय और मोहम्मद रेजा खान ये दोनों कंपनी के बिहाफ पे एक दोनों डिप्टी नवाब दीवान थे और डिप्टी निजाम थे। ओके, ये दोनों मिलकर शासन करते थे। अब निजामत का पावर ये नवाब के नाम पे करते थे और दीवान का काम ये मुगल एम्परर के नाम पे करते थे, तो इसीलिए इस गवर्नमेंट को डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, वी विल रीड दैट गवर्नमेंट वाज ए डिजास्टर फॉर बंगाल एंड फॉर कंपनी एज वेल। इट इंक्रीज करप्शन ट्रिमेंडसली। ओके, तो इसने सबसे पहला काम किया कि रेजा खान और राजा सिताब राय, ओके, सिताब रॉय, बोथ वर डिसमिस्ड, दोनों को डिसमिस कर दिया इसने, राजा सिताब राय को भी और उनको भी। ओके, एंड द पावर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन was given to the collectors. Okay, collectors. Later on it was found that collectors also proved very corrupt. Okay, revenue को collector को दे दिया गया और ट्रेजरी वाज, ट्रेजरी कंपनी की ट्रेजरी पहले कहाँ थी? मुर्शिदाबाद में। तो दैट ट्रेजरी वाज ट्रांसफर फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा। उसे ट्रांसफर करके कहां ला गया? ट्रेजरी को कैलकाटा में, मुर्शिदाबाद से, इसके समय में। ओके, एंड ही ऑल्सो अपॉइंटेड मुन्नी बेगम एज द रीजेंट ऑफ इन्फेंट नवाब। ये मीर जाफर के बाद, मरने के बाद उसका इन्फेंट बेटा मुबारकुद्दौला, ओके, मुबारकुद्दौला को बनाया गया था वहां का नवाब, मुबारकुद्दौला ही वाज इन्फेंट चाइल्ड, तो इसी का रेजिडेंट बनाया उसी की मां मुन्नी बेगम को। बाद में ये मुन्नी बेगम वाला एपिसोड भी आया कि लोग कहते हैं कि उसने मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए घूस लिए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ओके, एंड इन रेवेन्यू सिस्टम ही in revenue system what he started quinquennial settlement in 1773. Quinquennial means 5-year settlement. 1773 में quinquennial settlement, that is means 5-year settlement. And in that settlement, he abolished the internal, means he started giving right of collecting revenue to the highest bidder. जो भी ज्यादा ओके सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको दे दिया रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार। एंड in corrupt the collectors who were found corrupt, they were replaced by Indian divans, and 6 provincial council, 6 were established for what? Were established for supervision. Okay, supervision of revenue collection. And even the Indian divans who were found corrupt or they were replaced. After that, then even this system was left in 17, but this was for 5 years.
but that was removed in 1776 itself because it was found unproductive and oppressive. In 1776, he started giving year-wise, and again the right of collecting revenue was given to the highest bidder. So this, the burden on the tenant did not decline. Okay, and collectors again got the power to supervise, and then there were Kanun Gos. Collectors and Kanun Gos were there to supervise this system, this settlement. Okay. However, the entire system of Warren Hastings had been criticized by the coming governors. कॉर्नवालिस ने भी इसके सिस्टम की बड़ी आलोचना की. ओके, जैसे सर जॉन सोर, जो बाद का गवर्नर जनरल था, सर जॉन सोर ने लिखा है, द रियल स्टेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज नाउ लेस नोन and the revenue less understood than in 1774. और उसने आगे भी लिखा, Hastings left behind him a dark trail of misery, insurrection and famines. तो पूछता भी है, identify the person about whom this has been said. So this is the statement of Sir John Soar, who later on became himself Governor General, and he wrote like that. Sir John Soar को आप जानिएगा, he was instrumental in Mahalwari Rayatwari settlement also. He was the writer of that. Okay. In 1789, Cornwallis remarked, 1/3 of the company territory in Hindustan is now jungle, inhabited only by beasts. So Warren Hastings was not taken in a good sense by his successors. Anyway, in his judicial reform, what did he do? Warren Hastings, in judiciary, up to that settlement, means reforms of the Warren Hastings, the judiciary were decided by Jamindars or by arbitration after battle of Plassey and Buxar. So in judiciary, decision was taken by either Jamindars or arbitration. Civil cases were generally decided by arbitration. Okay. होता था, लेकिन उसने क्या किया इस पर? However, the system has been also was thoroughly corrupt. ये कहा गया था, under this system justice was purchased. छोटे छोटे मुकदमे में लोगों को बड़ी सजा मिलती थी, और बड़े बड़े अपराधी जिसमें कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, फांसी की सजा, वो सारे अपराधी पैसे देके छूट जाते थे. ओके, तो सो द सिस्टम वाज अगेन वेरी करप्ट. अब उसने क्या किया, इसने 1717 ऑन द मुगल मॉडल पे 1772 में कॉर्नवालिस ने दीवानी अदालत और निजामत अदालतें बनाई हर डिस्ट्रिक्ट में. ओके, दीवानी अदालत और निजामत फॉर क्रिमिनल केसेस एंड दीवानी अदालत फॉर टू ट्राई सिविल केसेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट. अब दीवानी अदालत में एक कलेक्टर होता था, और फौजदारी अदालत को प्रेजाइड ओवर करता था इंडियन ऑफिसर, जिसकी हेल्प और इंडियन ऑफिसर करता था जो कंपनी का होता था. तो दीवानी अदालत में एक दीवानी अदालत को प्रेजाइड ओवर कलेक्टर करता था, जिसकी मदद एक मुफ्ती और एक काजी करते थे. निजामत अदालत वाज प्रेजाइडेड ओवर बाय इंडियन ऑफिसर ऑफ कंपनी. However, this Nizamat Adalat
और इसके ऊपर सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत कलकत्ता में थी। अपील यहां से वहीं हो सकता था। ओके, अब सदर निजामत अदालत के बारे में एक बात जाननी है कि दिस अदालत विच एग्जिस्टेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, दे कुड नॉट गिव कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट ये नहीं दे सकते थे। और किसी की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करनी है, जब्त करनी है, तो उसके लिए भी कलकत्ता के सुप्रीम काउंसिल से इनको पहले परमिशन लेना पड़ता था। ओके, दीवानी अदालत में 500 से ज्यादा रुपए के केस सदर दीवानी अदालत को में जाता था। 500 से कम वाला ही ये फैसला कर सकते थे। ओके, और इससे ज्यादा बड़ी केस सदर दीवानी अदालत जो कलकत्ता में थी, सदर दीवानी अदालत, वहां डिसाइड होते थे। ओके, रेवेन्यू में नाउ नेक्स्ट रिफॉर्म, दैट इज द रेवेन्यू रिफॉर्म ऑफ कॉर्नवालिस। ओके, सदर ये रेवेन्यू रिफॉर्म में रेवेन्यू बहुत सारे इंटरनल कस्टम हाउसेस थे। ओके, नॉर्थ इंडिया में, बंगाल में भी। वॉरेन हेस्टिंग्स रिमूव्ड ऑल कस्टम हाउसेस एक्सेप्ट 5 को छोड़कर उसने सबको सारे कस्टम हाउसेस हटा दिए। और ये 5 कौन थे? मुर्शिदाबाद, ढाका, हुगली और एक और था, ढाका, हुगली, मुर्शिदाबाद, यस, कलकत्ता एंड पटना। कलकत्ता और पटना, केवल ये 5 कस्टम हाउसेस छोड़कर सारे कस्टम हाउसेस हटा दिए। एंड इवन द इंटरनल ड्यूटीज वाज आल्सो रिड्यूस्ड टू 2.5%, केवल 2.5% करा दिया गया, which was to be paid equally by Indians as well as Europeans. इंडियन और यूरोपियन दोनों को ये पे करना था। ओके, नाउ आफ्टर दैट he went to settle issues with other regional power. With Awadh, you know that the Nawab of Awadh, Sujauddaulah, he had fought in the battle of Buxar and got defeated. उसके बाद उसके साथ क्लाइव के समय में संधि की गई थी। अब उसी संधि को रिफॉर्म करने के लिए इसने उसके साथ ट्रीटी ऑफ बनारस की, सेम सुजाउद्दौला के साथ ही ट्रीटी ऑफ बनारस, it took place in 1773, 1773 में ट्रीटी ऑफ बनारस किया सुजाउद्दौला के साथ, जिसके द्वारा उसने पहला काम ये किया कि जो कंपनी की फोर्स अवध में थी, जिसके लिए एनुअल पैसा उसे 30,000 रुपया देना पड़ता था, 30,000, इसे बढ़ाकर 2,10,000 कर दिया। ओके, 210,000 मीन्स 2,10,000। इसके अलावा यह भी कहा गया, ओके, कि यदि उसका फॉर वन ब्रिगेड, इफ द नवाब ऑफ अवध would require or would use its force against Rohillas, okay, then he had to pay additional 40 lakhs rupees, 40 लाख रुपया देना पड़ेगा रोहिलखंड के खिलाफ, यदि वो फोर्स की सहमति या हेल्प लेगा तब। अब देखिए, यहीं से प्रॉब्लम ऑफ रोहिला शुरू हुआ। इन 1772 the Marathas appeared in Rohilkhand, okay, but they did not fight, okay, and they returned back due to their internal problem. रोहिलखंड में उनकी लड़ाई नहीं हुई। Anyway,
Sujaudollah, the Rohilla's chief, asked for help from Sujaudollah. Their forces went there, but the Marathas returned back without fighting. Even after that, Sujaudollah asked for 40 lakhs of rupees from रोहिलखंड, क्योंकि उसने पहले रोहिलखंड के साथ ऐसा ही समझौता किया था, क्योंकि उसको अंग्रेजों को 40 लाख रुपए देने थे। इसलिए उसने समझौता रोहिलखंड से किया था कि यदि उसकी फौज आएगी तो रोहिला चीफ को 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब रोहिलखंड में हफीज रहमत खान ने कहा कि आपने, चूंकि आप लड़े ही नहीं तो हम पैसा क्यों दें आपको। ओके, उसने पैसे देने से डिक्लाइन किया और पैसा नहीं देने के चलते उसे वापस जाना पड़ा और एक ब्रिटिश फौज गई रोहिलखंड में और इन द बैटल ऑफ मीरनपुर कटरा Rohillas were defeated. Hafiz Rahmat Khan was killed. This took place in April 1774. Okay, Hafiz Rahmat Khan was killed and Rohilkhand was annexed by Awadh. इससे पहले जब मराठा आए थे तो उस समय रोहिलास में ज्यादा चीफ थे। एक बात समझिए, रोहिलाओं का जो चीफ था वो था जबीता खान को ही मराठाओं ने हराया था और हराने के बाद उससे ट्रीटी भी की थी। इसी के बाद मुगल एम्परर उनके संरक्षण में भी चला गया मराठाओं के। यहां जबीता खान दिल्ली आ गया और अवध ने जो संधि की थी वो की थी हफीज रहमत खान से। ओके, ये दूसरा रोहिला चीफ था जो रोहिलाओं पर मुगल रेजिडेंट की तरह शासन करता था। ही रूल्ड ओवर द रोहिलास एज ए रेजिडेंट ऑफ द मुगल्स, वेयर एज जबीता खान was the Rohilla chief. Okay, after that we will come to with Shah Alam. Okay, शाह आलम से क्या किया कि शाह आलम के साथ भी इसके रिलेशन, शाह आलम मीन्स मुगल एम्परर। शाह आलम went into in 1771, during this time itself, when Maratha defeated Jabita Khan and entered into negotiation with him. Okay, they brought Shah Alam II to Delhi and placed him on his throne. By just becoming happy, the Shah Alam gave Kara and Allahabad, the district of Kara and Allahabad, which was given to him after Battle of Buxar. Those two districts they gave to Marathas, and only after that Lord Warren Hastings stopped annual payment of 26 lakhs to Shah Alam II, which was promised by after the Battle of Buxar. उस बक्सर के बाद, लड़ाई के बाद 26 लाख रुपए अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था मुगल रूलर को देने का एज एनुअल ट्रिब्यूट। that payment was stopped by Warren Hastings. He also took back Kara and Allahabad, the two districts which they had given to Shah Alam, and Shah Alam had given it to Marathas. तो वारेन हेस्टिंग ने वो दोनों जिले भी वापस ले लिए मुगल एम्परर से, एंड दे वर सोल्ड टू द नवाब ऑफ अवध इन 50 lakhs, 50 लाख रुपए लेकर ये दोनों जिले अवध के नवाब को बेच दिए। अब ध्यान देखिए कि ये कारा और इलाहाबाद नवाब के ही, बैटल ऑफ बक्सर में पहले इनसे ले लिया
और के उस समय शाह आलम को 50 लाख में बेचा था, अब फिर शाह आलम से वापस ले लिया और फिर नवाब को ही 50 लाख में बेच दिया. ओके, and 26 lakhs, and in this way Nawab, the Shah Alam II was punished for going into the protection of the Marathas. However, the biggest achievement, biggest incident of the time of Warren Hastings was Regulating Act. Regulating Act. Actually, ever since the company started trade with India, okay, its affair was being criticized in England. यहां से कंपनी के अधिकारी जब इंग्लैंड जाते थे तो उन्हें लोग नवाब कहते थे, चिढ़ाते थे उनको. एंड दे वर हेल्ड एज एक्सप्लॉइटर ऑफ द इंडियन पीपल. लेकिन फिर भी कंपनी अपने मोनोपोली को बचाने में कामयाब हो गई, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा रिश्वत देती थी और कंपनी में वहां के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, यहां तक कि महारानी और बड़े बड़े लोगों के भी पैसे लगे हुए थे. ओके, लेकिन 1771 के बाद कंपनी का द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंपनी बिकेम वेरी वीक एंड द कंपनी अप्लाइड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर ए लोन ऑफ 1 मिलियन पाउंड. 1 मिलियन पाउंड का पाउंड का लोन के लिए अप्लाई कर दिया. So this was the high time when it became imperative on part of the British Parliament to intervene in the affair of East India Company. This act was the first step towards bringing the company under the control of British government, British Parliament. अब इस regulating act में it was passed in 1773. So regulating act was passed in 1773. इस एक्ट में 1773 में पहला प्रोविजन ये था कि दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये हम कभी अलग क्लास में डिटेल पढ़ेंगे. कंपनी जब यहां आई तो कंपनी का इंटरनल शासन कैसे चलता था. कंपनी के 2 बोर्ड थे वहां. जब कंपनी का हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जब स्टडी करेंगे तो वहां डिटेल पढ़ेंगे. अभी आप इतना जानिए कि कंपनी के जितने शेयर होल्डर थे, वो शेयर होल्डर को कहते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ओके, दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल elected a smaller board that is called court of directors. ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही सारे अपॉइंटमेंट करता था और कंपनी जो यहां शासन चलाती थी और कंपनी का जो गवर्नर या जितने अधिकारी थे उन सबों को अपॉइंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था और इनको अपने कामों की जवाबदेही भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से थी. तो द रेगुलेटिंग एक्ट सेड दैट द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैज टू पुट बिफोर द मिनिस्टर, ब्रिटिश मिनिस्टर responsible to Parliament all the papers related to the company's affair in war, peace, revenue, etc., military, everything. Paper they had to share with the minister. Okay, first thing. Secondly, the Governor General, first point. Second, the Governor General, the title of Governor changed. He became Governor General of Company Possession in India. Governor General of Company Possession in India. Possession in India. और इसमें कंपनी पोजीशन ऑफ इन इंडिया एंड द अदर 2 presidencies, the presidency of Bengal and Madras, they were brought under the supervision or control of the Calcutta Council or Governor General. In case of emergency, they had to obey the order of the Governor General and Council in Calcutta. If no order, direct order comes from London,
यदि इंग्लैंड से कोई डायरेक्ट ऑर्डर जब तक नहीं आता तब तक इमरजेंसी में उनको मद्रास और बॉम्बे को भी इसी की बात माननी थी. ओके, द फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. ओके, द काउंसिल, थर्ड पॉइंट, द काउंसिल नेम्ड all administrative power of the council of the company was given to governor general and 4 member of council. तो गवर्नर जनरल और प्लस 4 members who were named in the act. इन सबों का नाम भी एक्ट में लिखा हुआ था. गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल was named as Warren Hastings. Warren Hastings, and the 4 members of council were Clavering, Manson, Francis, and Barwell. These 4 were named as the member of the council. अब जो ये आए चारों, जब when the act was pronounced, Barwell was already in India, but these 3 had to come from England. इनमें से बारवेल चूंकि इंडिया में था तो थोड़ा सपोर्टर था किसका? वॉरेन हेस्टिंग्स का. लेकिन ये तीनों they came with anti वॉरेन हेस्टिंग्स फीलिंग. ये मानते थे कि वॉरेन हेस्टिंग्स इज ए स्पॉइलर, ही इज ए थॉरोली करप्ट पर्सन. इसमें सबसे बड़ा उसका दुश्मन फ्रांसिस था. ओके, एंड ही मैनेज्ड मैंसन एंड क्लेवरिंग ऑल्सो. नाउ अकॉर्डिंग टू द एक्ट, डिसीजन इन द काउंसिल was to be taken by majority. Okay, majority vote. So the governor general had only the power of giving the casting vote if the vote was 2-2 divided, equally divided, 2 in each side, then he could vote. So virtually all power of the company was given to the council. क्योंकि ये तीनों एक साथ हो जाते थे, बारवेल अकेला हो जाता था और वोटिंग में गवर्नर जनरल रिमेन्ड पावरलेस, सिंपली एन स्पेक्टेटर. वो वोट डाल ही नहीं सकता था. ओके, रेगुलेटिंग एक्ट ऑल्सो डिड वन थिंग, इट एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट. और इस कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन बना? एलिजा इम्पे. एलिजा Impe. I'm sorry. Elijah Impe was appointed the first chief justice, and 3 other plus 3 other Pusne judges. Pusne means junior judge. Junior 3 और junior judge होने थे. Now the one major problem of Calcutta, ये regulating act was that jurisdiction of Supreme Court and the Council were not clearly specified. So after the regulating act, a constant fight started between Council, Governor General and Council and Supreme Court. Supreme Court started exercising its jurisdiction over every other problem, over every issue, and hence the conflict also started. Now, as clear mindset that Warren Hastings had a spoiled thing. तो यहां आते ही कंपनी ने सबसे पहला काम किया कि रोहिला वार के समय में लखनऊ का रेजिडेंट मिडिल्टन था. मिडिल्टन, ओके, comparing Hastings and Middleton during Rohilla War or related to Rohilla War, which Middleton refused and Warren Hastings also refused. Then the council dismissed Middleton and appointed one Bristow as the resident there at Lucknow. They also denounced Rohilla War. Okay, Rohilla War denounced, and
they again signed a separate treaty with the son of with his son Asafuddaula. Sujauddaula had died in 1775. तो 1775 में सुजाउद्दौला के मरने के बाद Asafuddaula had succeeded him. So council signed a treaty with Asafuddaula, which is known as Treaty of Faizabad. Treaty of Faizabad. Or by this treaty, first they increased the payment, annual payment for company troops from 2,10,000 to 2,60,000. 2,10,000 से बढ़ाकर 2,60,000 एनुअल ट्रिब्यूट कर दिया, चार्ज. एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस was also taken in permanently from Asfuddaula. Okay, however, he was returned his Nizamat power. Nizamat means administration, delivering of justice. ये पावर उसे लौटा दिया गया. Again, Muhammad Reza Khan was also appointed as नायब सूबेदार. नायब सूबेदार के रूप में रेजा खान को भी काउंसिल ने अपॉइंट कर दिया. रेजा खान. और ये 1774 से 1776 तक नायब सूबेदार के रूप में फिर काम किया. ओके, रेजा खान. देन कंपनी से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, और मतलब इसका झगड़ा इतना बढ़ गया that in just Warren Hastings even sent his resignation to the court of director. फ्रांसिस से इतना झगड़ा बढ़ गया. और उसकी जगह पे 1776 में, नवंबर 1776 में वारेन हेस्टिंग्स had resigned. और एडवर्ड व्हीलर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने नया गवर्नर जनरल अपॉइंट भी कर दिया. लेकिन जैसे ही वो आता अभी चार्ज लेने, उससे पहले ही मैनसन डाइड इन 1776. सितंबर 1776 में मैनसन डाइड. मैनसन मर गया. तो जब मैनसन मर गया तो एक मेंबर कम हो गए. तो वारेन हेस्टिंग्स को लगा कि प्रॉब्लम कम हो गई है. तो जब ये मर गया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसने रिजाइन करने के बाद क्लेवरिंग, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर था कलकत्ता काउंसिल का, he had already taken oath as governor general. But Warren Hastings changed his mind and refused to hand over power to Clavering. The issue went to Calcutta Council. Supreme Court. And Supreme Court decided in favor of Warren Hastings. लेकिन व्यू, जब व्हीलर 77 में इंडिया पहुंचा और इसने चूंकि रिजाइन नहीं किया था, तो व्हीलर टुक द प्लेस ऑफ मैनसन. मैनसन की जगह पे काउंसिल का मेंबर बन गया. ओके, हाउएवर ही वाज आल्सो एंटी वारेन हेस्टिंग्स. एंटी वारेन हेस्टिंग्स ये भी था. लेकिन इससे पहले कि ये तीनों फिर मिलके कोई अपना ट्रायंगल बनाते, क्लेवरिंग हिमसेल्फ डाइड इन 1777. तो क्लेवरिंग खुद ही मर गया 1777 में. फाइनली इन ये 1780 दिसंबर 1780 फ्रांसिस रिटर्न टू इंडिया. 1780 उसके जाने पे वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था, माय अपोनेंट एंटागोनिस्ट
my antagonist sickened, died and fled. Okay, that statement is a very famous statement. My antagonist sickened, died and fled. This statement is about Francis and made by Warren Hastings. So another event, important event of his period was the trial of Nand Kumar. Okay, that is also an important case of the time of Warren Hastings. Trial of Nand Kumar क्या था? In 1775, Francis brought a paper and produced in the council, Calcutta Council, in which Nand Kumar had charged that Warren Hastings appointed Munni Begum as resident by taking a bribe of 3.5 lakhs. 3.5 लाख रुपया घूस लेके वारन हेस्टिंग्स ने मुन्नी बेगम को रेजिडेंट मुबारक उद्दौला का बनाया था, जो मीर जाफर का बेटा था. ओके, हाउएवर वारन हेस्टिंग्स रिफ्यूटेड इट. उसको रेचेड आदमी कहा उस नंद कुमार को. नंद, द लेटर वाज फ्रांसिस प्रोड्यूस किया था. द लेटर वाज रिटन बाय नंद कुमार, who was a Brahmin of Calcutta. After that, हेस्टिंग्स ने खुद ही एक नया गवाह पेश किया काउंसिल में, एंड ही वाज कमालुद्दीन. कमालुद्दीन को पेश किया, जिसने ये कहा कि नंद कुमार ने उसे जबरदस्ती हेस्टिंग के खिलाफ, और हेस्टिंग और बारवेल दोनों के खिलाफ गवाही देने के लिए दबाव डाला था. ओके, इन लोगों ने हम पर दबाव डलवाया था ताकि हम हेस्टिंग के खिलाफ और बारवेल के खिलाफ काउंसिल में गवाही दें. बाद में तो दिस मैटर वाज न्यूट्रलाइज्ड, बट टू ट्राई जस्ट सेटल स्कोर्स विथ नंद कुमार, एक इंडियन काउंसिल, हिज नेम वाज मदन प्रसाद. मदन प्रसाद वाज एडवोकेट, और उसने, मदन प्रसाद ने नंद कुमार पे सुप्रीम कोर्ट में यह केस किया कि नंद कुमार ने फोर्स्ड साइन करके, नकली साइन करके बुलाकी दास नाम के आदमी का, बुलाकी दास नाम के आदमी का साइन करके फोर्स, जाली, और कुछ गहने ट्रेजरी से, खजाने से निकाल लिए. Finally, by a majority vote, the Nand Kumar was executed, was hanged in 1775, and his hanging is called murder of, okay, judicial murder. इसे judicial murder कहते हैं. Okay, judicial murder means the trial of Nand Kumar. पहले सुप्रीम कोर्ट के ये पावर ही नहीं था. सुप्रीम कोर्ट अंडर रेगुलेटिंग एक्ट was made to try cases of the Europeans. अब नंद कुमार was an Indian, although company was involved, but he was to be tried under Indian law. Hence, but Warren Hastings prevailed over it and thus got Nand Kumar executed. So political event of Warren Hastings, like during his time Maratha war took place, first Maratha war, and even the first and second Mysore war also took place, first not but second. And these two political wars we will study in next class. Okay, please. So thank you for watching and just wait for the next class.